Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 17 of Business Mathematics MTH 367. So today we will continue with chapter number 11, which was the simplex and computer solutions methods. So last lecture's summary. So in the last lecture we studied about minimization problems, and after that we studied some special phenomena which may occur in the optimization problems, and these special phenomena are alternative optimal solutions, no feasible solution, and unbounded solutions, and with examples. तो लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पढ़े और उसके बाद हमने तीन स्पेशल फिनोमेना जो अक्कर होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, यानी अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, नो फीजिबल सोल्यूशन और अनबाउंडेड सोल्यूशन, इन तीनों की कंडीशंस को पढ़ा के सिंप्लेक्स मेथड में इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कब अगर किस टाइप का सिंप्लेक्स टेबल हो तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, और हमने इनकी एक एग्जांपल की ताकि इसको डिपिक्ट किया जाए कि व्हाट डू वी एक्चुअली, हाउ वी कैन एक्चुअली इंटरप्रेट दिस. सो टुडेज टॉपिक्स. तो आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद the dual problem, formulation of the dual problem, primal dual solutions, properties and examples. आज हमारा टॉपिक डुअल प्रॉब्लम का है. हम फॉर्मुलेट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो उसका डुअल किस तरह से फाइंड किया जाता है, और प्राइमल और डुअल जो है उनके सॉल्यूशन किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. So what is dual problem? Every linear programming problem has a related problem called the dual problem, or simply the dual. So given an original linear programming problem referred to as the primal problem or primal, the dual can be formulated from information contained in the primal. So given a linear programming problem, its solution can be determined by solving either the original problem or its dual. Dual problem क्या होता है? कोई भी linear programming problem हो तो आपके पास उसकी correspond एक और उससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होता है जिसको डुअल प्रॉब्लम कहते हैं, या उसको सिंपली डुअल भी कहते हैं. तो जिस प्रॉब्लम का डुअल हम फाइंड कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको प्राइमल कहते हैं या प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं. तो जो डुअल होता है वो प्राइमल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है उसी से ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्यूशन या तो उसको सॉल्व करके फाइंड किया जा सकता है, या फिर अगर उसके हम कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो दोनों हमें उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं. Formulation of the dual. Formulation of the dual. The parameters and structure of the primal provide all the information necessary to formulate the dual. तो प्राइमल जो प्रॉब्लम होता है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिस टाइप की कंस्ट्रेंट्स होती हैं या उसमें जिस टाइप के वेरिएबल होते हैं, उनको लेते हुए हम उसका डुअल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो डुअल ओनली नीड द इंफॉर्मेशन विच इज़ कंटेन्ड इन द प्राइमल. So the following figure illustrates the formulation of a maximization problem and the dual of the problem. तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल में या नेक्स्ट फिगर में हम शो करेंगे कि किस तरह से एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और उसको डुअल किस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, सो वी हैव दिस टेबल हेयर, एंड सो वी हैव अ प्राइमल प्रॉब्लम which if I bound in the boundaries, so this is our primal problem. तो ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है जो कि इस वक्त आपको ये ऑरेंज कलर की बाउंड्री के अंदर आपको मिल रहा है. सो दिस इज योर प्राइमल प्रॉब्लम. तो प्राइमल प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 800.
3x1 plus 2x2 is less than equal to 350. 4x1 plus 3x2 is less than equal to 125, where x1 and x2 are positive. So what is this corresponding dual problem? So dual problem जो है हमारे पास वो है, so bounded in the green. So this is our corresponding dual problem. So now how the different things are related to each other. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे 2x1 प्लस 4x2, तो इसके कोफिशिएंट्स इफ़ वी सी कहाँ पे जा रहे हैं, अगर हम ये एरो लें तो ये यहाँ से होते हुए राइट साइड पे आके यहाँ पे नीचे आ जाता है, और इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो जो डुअल प्रॉब्लम है उसकी कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स डुअल प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड फॉर्मुलेट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी कैन सी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसकी जो कोफिशिएंट्स हैं वो डुअल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हमारे जो डुअल प्रॉब्लम होगा उसमें कंस्ट्रेंट्स भी दो होंगी। तो इसीलिए हमारा जो डुअल प्रॉब्लम है उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो दो हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 4x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 800। हमारी पहली कंडीशन है कि 5x1 प्लस 8x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 800। तो अगर इसका जो एरो है उसको देखा जाए तो इट गोज़ टू लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज़ डाउन, देन इट गोज़ राइट एंड देन इट रीचेस हेयर। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के जो एरो हैं आपके पास, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के जो कोफिशिएंट हैं वो जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं उनके फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। तो इसी तरह जो आपकी सेकंड कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स हैं वो जो सेकंड वेरिएबल होगा दो कंस्ट्रेंट में उसके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे, और आपके जो तीसरा यहाँ पे कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट हैं वो तीसरे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स? तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे कितनी थी? 2 होंगी। प्राइमल में हमारे पास 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो डुअल में 2 कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास प्राइमल में 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो डुअल में 3 वेरिएबल होंगे, यानी वेरिएबल और कंस्ट्रेंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हमारे प्राइमल में हमारे 2 वेरिएबल हैं और डुअल में 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। इसी तरह हमारे प्राइमल में 3 कंस्ट्रेंट्स हैं तो डुअल में 3 वेरिएबल हैं जो कि y1, y2, y3 हैं। तो जो राइट हैंड साइड कोफिशिएंट हैं ये और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि तो इस केस में हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो कोफिशिएंट्स हैं, जो प्राइमल के कोफिशिएंट्स हैं वो डुअल की कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड पे आएंगे, और इसी तरह जो प्राइमल के कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड होगा ये डुअल प्रॉब्लम की कोफिशिएंट बनाएंगे। सो इफ़ यू लुक द एरोस रिलेट्स the right hand side coefficients of primal problem to the coefficients of objective function in the dual problem, and the dual problem के जो objective function के coefficients है वो आपके primal problem की constraints के right hand side से बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि right hand side of the constraints and the coefficients of objective function interchange हो जाते हैं। यानी primal problem में अगर जो आपके पास
ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोफिशिएंट्स हैं वो आपकी कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड बन जाएंगे डुअल में, और इसी तरह आपके पास जो राइट हैंड साइड कोफिशिएंट हैं प्राइमल प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स के, वो आपके जो डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी कोफिशिएंट्स बन जाएंगे. सो दिस इज अनदर रिलेशन. सो हियर इज we can see the coefficients of right hand side of the primal constraints of the primal problem will be the coefficients of the objective function in dual problem and vice versa, and also the coefficients of the primal problem in the objective function will be the right hand side of the constraints of the dual problem, and the number of variables in the primal will be equal to the number of constraints in the dual, and the number of constraints in the primal will be equal to the number of variables in the dual. And also these variables are positive, so y1, y2, y3 will also be positive. And the only change के अगर प्राइमल में आपके लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट्स है और आपके वेरिएबल पॉजिटिव हैं, तो डुअल में आपकी कंस्ट्रेंट जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू की हो जाएगी. और अगर आपका प्राइमल का प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का है तो आपका डुअल का प्रॉब्लम मिनिमाइज का होगा. सो इफ योर प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, योर डुअल प्रॉब्लम विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन, and your less than equal to constraints will be of type greater than equal to in the dual problem. So now basically we discuss all these properties one by one जो कि हमने पिछले फिगर के अंदर देखी हैं. So the first one is that the primal is a maximization problem and the dual is minimization problem. The sense of optimization is always opposite for corresponding primal and dual problems. हमने देखा कि प्राइमल जो है हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम था और डुअल जो था मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था. बट एक्चुअली ये है कि जब भी आप इस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डुअल जो होता है वो अपोजिट ऑफ प्राइमल होता है. यानी अगर आपका प्राइमल मैक्सिमाइजेशन का हो तो आपका डुअल मिनिमाइजेशन का होगा, और अगर आपका प्राइमल जो है वो मिनिमाइजेशन का हो तो उसका जो डुअल होगा वो मैक्सिमाइजेशन का होगा. So number 2, so the primal consists of 2 variables and 3 constraints, and the dual consists of 3 variables and 2 constraints. तो हमने देखा कि लास्ट एग्जांपल में प्राइमल जो है वो 2 वेरिएबल पे मुश्तमिल था और उसकी 3 कंडीशंस थी, और डुअल में हमारे पास 3 वेरिएबल थे और उसकी 2 कंडीशंस थी, which means that the number of variables in the primal always equal the number of constraints in the dual. The number of constraints in the primal always equal the number of variables in the dual. So the rule of thumb ये है कि number of variables primal में जो है तो वो number of constraint in the dual के बराबर होंगे, और इसी तरह number of constraints जो होगी primal problem में वो number of variables के बराबर होंगी dual problem में. यानी primal के variable dual की constraints के बराबर होंगे और प्राइमल की कंस्ट्रेंट्स डुअल के वेरिएबल के बराबर होंगे. सो नंबर 3, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स फॉर x1 एंड x2 इन द प्राइमल इक्वल द राइट हैंड साइड कांस्टेंट फॉर कंस्ट्रेंट्स 1 and 2 इन द डुअल. So the objective function coefficient for the jth primal variable equals the right hand side constant for the jth dual constraint. तो तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो थे हमारे x1 और x2 जो कि प्राइमल में थे, उनके जो कोएफिशिएंट्स थे वो जो कंस्ट्रेंट 1 और 2 थी डुअल में उनके राइट हैंड साइड के बराबर थे. तो इन जनरल अगर आपके पास jth प्राइमल वेरिएबल होगा तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो जो jth कंस्ट्रेंट होगी आपके पास डुअल में उसके राइट हैंड साइड के बराबर होगा. So number 4 is the right hand side constants for constraints 1 to 3 in the primal equal the objective function coefficients for the dual variables y1, y2 and y3. तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट हैं कंस्ट्रेंट 1, 2, 3 के जो प्राइमल वेरिएबल में थे हमारे पास, तो वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था डुअल में उसके कोएफिशिएंट्स के बराबर हो गए. So it means that the right hand side constant for the ith primal constraint equal the objective function coefficient for the ith dual variable.
तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड कोफिशिएंट होंगे ith प्राइमल कंस्ट्रेंट में, तो वो जो ith डुअल वेरिएबल होगा कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट होगा ith प्राइमल कंस्ट्रेंट में, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो होगा डुअल में उसके ith कोफिशिएंट के बराबर होगा। यानी कि इस एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि जो हमारी पहली कंस्ट्रेंट है 800, इसका जो कोफिशिएंट है वो जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल इसका जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है कंस्ट्रेंट 1 का, वो हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका कोफिशिएंट है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट्स का जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और इसी तरह थर्ड के लिए भी ये ट्रू है। नंबर 5, the variable coefficients for constraint 1 of the primal equal the column coefficients for the dual variable by 1. The variable coefficient for constraint 2 and 3 of the primal equal the column coefficient of the dual variables y2 and y3. तो नंबर 5 पे ये है कि जो वेरिएबल कोफिशिएंट है कंस्ट्रेंट 1 के लिए प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर, तो वो जो हमारा डुअल वेरिएबल y1 है उसके कॉलम कोफिशिएंट है डुअल प्रॉब्लम के अंदर। यानी कि हमारे जो कंस्ट्रेंट 1 के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे 5 and 4, these are the constraint 1 coefficients. So these are basically the जो हमारे पास डुअल वेरिएबल y1 है उसके कॉलम कोफिशिएंट्स बन गए हैं 5 and 4। सिमिलरली हमारे पास जो कंस्ट्रेंट 2 है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी so this actually may not be visible but this is actually प्लस साइन, और ये भी एक प्लस साइन है। और सिमिलरली जो आपके पास ये आ रहे हैं ये भी कंस्ट्रेंट 3 के अंदर जो आपके कांस्टेंट्स यानी कोफिशिएंट्स हैं कंस्ट्रेंट 3 के, ये जो आपका डुअल वेरिएबल y3 है इसके कॉलम कोफिशिएंट्स बन गए हैं। सो इन जनरल the coefficients aij in the primal are the transpose of those in the dual, यानी जो रो कोफिशिएंट्स होंगे वो कॉलम कोफिशिएंट बन जाएंगे प्राइमल के अंदर जो रो कोफिशिएंट्स हैं। तो ये हमारे पास रो है, ये रो कोफिशिएंट्स हैं, तो ये हमारे पास यहाँ कॉलम कोफिशिएंट बन जाएंगे। इसी तरह ये रो कॉलम बन जाएगी। इट मीन्स कि वी आर टेकिंग ट्रांसपोज। सो द कोफिशिएंट्स aij in the primal are transpose of those in the dual. That is, the row coefficients in the primal become column coefficients in the dual and vice versa. यानी जो रो कोफिशिएंट्स होंगे प्राइमल प्रॉब्लम में वो आपके कॉलम कोफिशिएंट्स बन जाएंगे डुअल में, और इसी तरह जो आपके कॉलम कोफिशिएंट्स होंगे वो रो कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। Table summarizes the symmetry of two types of problems and their relationships. तो आने वाले बेसिकली टेबल में जो तमाम इंफॉर्मेशन है और उनके दरमियान जो रिलेशन है, जो सिमेट्री है, और उसको पेश किया गया है। So there are 11 things to take care of when we are finding the dual of any primal problem. So here we have a maximization problem on the left hand side of the screen, and on the right hand side of the screen we have a minimization problem, which means कि यह हमारा एक primal problem है and this is dual. So let's say this is a primal and this is dual, और vice versa। अगर ये हमारा और ये भी प्राइमल हो सकता है और ये भी डुअल हो सकता है। सो इट डजंट मैटर, बट एनीवे अगर आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जाएंगे तो यू हैव टू टेक केयर एंड यू हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन द फॉलोइंग थिंग्स। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपके पास जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट होंगी वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगी। सो द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स corresponds to the number of variables in primal and dual problem. So number 2 is that in the maximization problem a less than equal to constraint will correspond to non-negative variable. So basically अब हमने कहा कि हर कंस्ट्रेंट के correspond हमारे पास एक वेरिएबल आएगा
सो नाउ बेसिकली हमने स्पेसिफाई करना है कि किस टाइप की कंस्ट्रेंट हो तो उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी। सो इफ़ यू हैव लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आपका जो वेरिएबल आएगा वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल होगा। And number 3, if the constraint is of greater than equal to type, then your variable is non-positive variable. And if your variable is equal, if your constraint is variable is नहीं, number 4 पे है, ठीक है। And if your constraint is of equality type, यानी equality की constraint है, then your variable is of unrestricted type, यानी the variable is unrestricted variable। तो लेस देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट हो तो आपके वेरिएबल नॉन नेगेटिव होंगे। सो इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, आपकी यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो थी वो लेस देन इक्वल टू टाइप की थी, ये तीनों। तो इन तीनों के कॉरेस्पॉन्ड हमारे जो वेरिएबल आए थे ये भी हमने फिर नॉन नेगेटिव लिए थे। तो अगर आपकी लेस देन इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट्स होंगी तो आपके वेरिएबल जो होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे, और अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट होंगी तो आपकी जो वेरिएबल होंगे वो नॉन पॉजिटिव होंगी, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होंगे और ये जो वेरिएबल होंगे ये लेस देन इक्वल टू 0 टाइप के होंगे। से x और से y, और इक्वल टू जो कंस्ट्रेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेरिएबल आएगा वो होगा अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी उस पर कोई बाउंड नहीं होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। सो इन द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। सो दिस इज नंबर 5, यानी अगर जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे डुअल प्रॉब्लम में उतनी ही नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगी। एंड नंबर 6 इज दैट इफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव वेरिएबल, then in the dual the constraint is of type greater than equal to. And if number 7 is that if the variable is non-positive variable, then the constraint is of type less than equal to. And if the variable is unrestricted variable, then the constraint is of type equal to. अब हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे किसी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आएंगी, यानी जितनी वेरिएबल्स होंगी उतनी ही कंस्ट्रेंट होंगी डुअल में। तो अब वेरिएबल की टाइप पे जो है तो वो कंस्ट्रेंट की टाइप डिपेंड करेगी डुअल में। तो अगर आपके पास वेरिएबल नॉन नेगेटिव होगा तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की आएंगी। सो इफ़ वी गो बैक टू अवर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जो दो वेरिएबल थे ये नॉन नेगेटिव थे, नॉन नेगेटिव, तो इसके कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास ये कंस्ट्रेंट थी which are of greater than equal to type. So that's why the constraint were of type greater than equal to. And if your variable is non-positive then the constraint is of type less than equal to. डुअल के अंदर जो कंस्ट्रेंट होगी वो लेस देन इक्वल टू टाइप की होगी, और अगर आपका जो वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो आपकी जो कंस्ट्रेंट होगी वो इक्वालिटी टाइप की होगी। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू इंटरचेंज द constraints and variables in primal and dual problem, and positivity and the type of constraint in the respective problems. So number 9 is that the objective function coefficient for the jth variable will correspond to the right hand side constant for the jth constraint. चूँकि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का jth वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो आपकी jth कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड होगा। तो यानी इधर हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट था वो हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड था, और सेकंड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट था वो सेकंड कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड था। एंड द राइट हैंड साइड कांस्टेंट फॉर ith कंस्ट्रेंट will corresponds to the objective function coefficient for the ith variable. तो ith कंस्ट्रेंट का जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ith वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, यानी ये ith कंस्ट्रेंट के जो राइट हैंड साइड हैं वो ith वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं। तो पहली कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड पहली वेरिएबल का कोफिशिएंट है, दूसरी कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड दूसरी वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और तीसरी कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड
तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट है. So the coefficient in constraint I for variable j will correspond to the coefficient in constraint j for variable I. यानी अगर आपके पास आयत कंस्ट्रेंट का वेरिएबल j का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास डुअल में jth कंस्ट्रेंट के ith वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा, which basically is the transposition property which we just discussed. So this is basically a two-way relation. यानी अगर आपने मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में आना है तो this will imply this, यानी this is a double relation. यानी इसको इसमें आपने चेंज करना है, और अगर आपने मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में आना है तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को नंबर ऑफ वेरिएबल्स में चेंज करना है. This is primarily a two-way relation. So there are some noticeable things in this table. So first one is that the relationship for and indicate that an equality constraint in one problem corresponds to an unrestricted variable in the other problem. तो नंबर 4 और नंबर 8 जो है बेसिकली वो वाइस वर्सा हैं, यानी अगर एक के अंदर हमारे पास इक्वलिटी कंस्ट्रेंट हो तो दूसरे में अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा, और अगर हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो तो जो डुअल में हमारे पास कंस्ट्रेंट होगी वो इक्वलिटी की कंस्ट्रेंट होगी. So an unrestricted variable can assume a value which is positive, negative or zero. यानी unrestricted variable में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है. Similarly, relationship 3 and 7 indicate that a problem may have non-positive variables. For example, xj is equal to 0. तो relationship 3 और 7 से ये इंडिकेट होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम में नॉन पॉजिटिव वेरिएबल भी हो सकते हैं, यानी लेस देन इक्वल टू 0 टाइप के वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इक्वलिटी की कंस्ट्रेंट हो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपका वेरिएबल जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 टाइप का होगा. Unrestricted and non-positive variables appear to violate the third requirement of the simplex method, which is the non-negativity constraint. तो हमने चूँकि सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा था कि तमाम वेरिएबल्स जो हैं दे शुड बी नॉन नेगेटिव, तो ऐसे वेरिएबल जो कि पॉजिटिव नहीं हैं यानी लेस देन इक्वल टू 0 टाइप के हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड हैं तो वो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते. सो दैट्स वाई सिंप्लेक्स मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू such problems where such kind of constraints appear on the variables. So there are methods which allow us to adjust the formulation to satisfy the third requirement. तो कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि हम यूज़ करके ये थर्ड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं. So now we do an example. So given the primal, find the corresponding dual problem. So minimize z is equal to 10x1 plus 20x2 plus 15x3 plus 12x4 subject to x1 plus x2 plus x3 plus x4 are greater than equal to 100. Constraint 1. Second constraint है कि 2x1 and the constraint number 3 is that x1 plus 4x2 minus and we are given that x1, x3, x4 are all greater than equal to 0 and x2 is unrestricted.
So this is our primal. So now we want to formulate the dual. So for the dual problem, first of all, we write down the ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जैसे कि हमने कहा कि आपके पास अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो डुअल का प्रॉब्लम हमेशा मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम होगा. So the first job is that we have changed minimize to maximize. So z is equal to, so now we decide the number of variables. चूँकि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो प्राइमल के अंदर 3 हैं, तो डुअल में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो 3 होंगे, और जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स हैं कंस्ट्रेंट्स के, वो जो आपका डुअल प्रॉब्लम है उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे. सो वी हैव z इज इक्वल टू 100 टाइम्स y1 प्लस 140 टाइम्स y2 plus 50 times y3. Now subject to, so subject to, चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो थे यहाँ पे 4 थे, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो होंगी वो डुअल प्रॉब्लम के अंदर 4 होंगी. So we have 3 variables. So the number of variables in the primal are 4, which means that the number of constraints in the dual problem will be 4. और इसके अलावा हमने पढ़ा था जो रो के कोफिशिएंट होते हैं वो कॉलम के कोफिशिएंट्स बन जाते हैं. तो हमारा बेसिकली जो y1 के जो 4 कोफिशिएंट्स होंगे वो 1 1 1 ही होंगे. So constraint 1, so this is y1 for constraint 2, this is y1 for constraint 3 and this is y1 for constraint 4, और इनकी जो तमाम कोफिशिएंट होंगे वो 1 1 1 होंगे. सो नाउ रो 2 के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं ये y2 के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे. सो प्लस 2y2 जो कि ये कोफिशिएंट हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस 0y2 क्योंकि दूसरा जो x2 है उसका कोफिशिएंट 0 है. उसके बाद ये है हमारे पास -1 टाइम्स y2, और ये जो x4 है ये हमारे पास कंस्ट्रेंट नंबर 4 में 3y2 देगा. तो सिमिलरली जो आपकी तीसरी कंस्ट्रेंट है उससे हमारे पास y3 वेरिएबल के कॉलम कोफिशिएंट्स आएंगे. तो जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट x1 का वो 1 है, सो वी विल हैव प्लस y3. ये कोफिशिएंट 4 है, सो वी विल हैव प्लस x2 का कोफिशिएंट 4 है, तो कंस्ट्रेंट नंबर 2 में आएगा आपके पास 4y3. y3 का कोफिशिएंट 0 है कंस्ट्रेंट 3 में, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0y3, और यहाँ पे कोफिशिएंट -2 है तो आपके पास आएगा -2y3. तो इसकी जो रोज हैं वो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगी. सो नाउ हाउ बेसिकली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट. हमारे पास हमने कहा नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एक दूसरे के कोरिस्पॉन्ड करती हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कितने 3 वेरिएबल थे, x1 x2 x3. तो वेरिएबल की टाइप के कोरिस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट की टाइप भी हमारे पास होगी. तो यहाँ पे हमने देखा कि x1 के कोरिस्पॉन्ड हमारे पास कंस्ट्रेंट 1 की टाइप होगी, x2 के कोरिस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट 2 की टाइप होगी, x3 के कोरिस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट 3 की टाइप होगी, और x4 के कोरिस्पॉन्ड कंस्ट्रेंट 4 की टाइप होगी. सो लेट मी फर्स्ट जस्ट गिव देम द नेम. कंस्ट्रेंट दिस इज 1, ये कंस्ट्रेंट 2, ये है कंस्ट्रेंट 3, ये है कंस्ट्रेंट 4. तो हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था और उसके अंदर हमारे जो वेरिएबल था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप का था. तो अगर आपके पास मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में
जो आपका वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव हो तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट आती है मैक्सिमाइजेशन वो लेस देन इक्वल टू टाइप की होगी। सो द फर्स्ट कंस्ट्रेंट विल बी ऑफ टाइप लेस देन इक्वल टू, तो ये कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप की होगी। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, तो अगर आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हो जो कि नंबर 4 पे आ रहा है, तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट होगी वो इक्वालिटी टाइप की आएगी। सो दिस सेकंड कंस्ट्रेंट इज ऑफ इक्वालिटी टाइप। इसी तरह आपका वेरिएबल x3 जो है वो पॉजिटिव है। आपका अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपका जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव टाइप का है यानी नॉन नेगेटिव है जो कि नंबर 2 पे आपके पास आ रहा है, तो कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप की होगी। सो दिस इज आल्सो ऑफ टाइप लेस देन इक्वल टू, और आखिरी भी जो आपके पास कंस्ट्रेंट आएगी वो भी लेस देन इक्वल टू टाइप की होगी क्योंकि आपका x4 भी पॉजिटिव है। So what would be the right hand side of the constraints? And of course the right hand side of each constraint will be the coefficient of each variable in the objective function of the primal problem. So this will be 10, जो सेकेंड होगा वो होगा 20, नंबर 3 पे आपके पास आएगा 15 और नंबर 4 पे आपके पास आएगा 12. So the only thing which is left is to determine the type of these वेरिएबल्स कि यानी ये y1, y2, y3 किस टाइप के वेरिएबल हैं, क्या ये ग्रेटर देन 0 हैं, लेस देन 0 हैं या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं। तो उसके लिए हमें ये जो प्राइमल में टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं इसको मद्देनज़र रखना होगा। सो द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इन द प्राइमल इज़ ऑफ टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू। सो इफ़ यू लुक एट द टेबल तो आपकी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है जो कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल आएगा वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल होगा। सो योर वेरिएबल y1 इज नॉन नेगेटिव। आपकी जो सेकंड कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल टू टाइप की है। या आपकी जो सेकंड कंस्ट्रेंट है नंबर 7 में आप देख सकते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपकी लेस देन इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट आई है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल जो होगा मैक्सिमाइजेशन होगा और उसमें आपका जो वेरिएबल होगा वो नॉन पॉजिटिव होगा। सो y2 इज लेस देन इक्वल टू 0। और आपकी तीसरी कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वलिटी टाइप की है प्राइमल में, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल होगा जो कि नंबर 8 पे आप देख सकते हैं कि मिनिमाइजेशन में इक्वलिटी की कंस्ट्रेंट है, तो आपका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है मैक्सिमाइजेशन के डुअल में वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। एंड y3 इज unrestricted. So that's basically how you can, given a primal problem, you can find its dual by using the table which we just discussed. So primal dual solutions. It was indicated earlier that the solution to the primal problem can be obtained from the solution to the dual problem and vice versa. So let's illustrate this by example. So consider the following primal problem. The primal problem is that to maximize, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो किसी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किस प्राइमल का फाइंड कर लेते हैं उसकी डुअल का भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। सब्जेक्ट टू 4x1 plus 6x2 subject to 3x1 this 2x2 is less than equal to 120, and the second constraint is 4x1 plus 6x2 is less than equal to 260 with x1 and x2 greater than equal to 0. And so this is a primal, and following the table we can find its dual. So the dual will be to minimize z is equal to 120 y1 plus 260 y2 subject to
3y1 plus 4y2 is greater than equal to 5. 2y1 plus 6y2 is greater than equal to 6. y1 or y2 is greater than equal to 0. So this is the primal and this is dual. So the following table presents the final optimal tableau for the dual problem. So note from this tableau that z is minimized at a value of 280 when y1 is 3 by 5 and y2 is 4 by 5. So the following table, which summarizes the optimal solution, is repeated for convenience. So let's illustrate how the solution to each problem can be read from the optimal tableau of the corresponding dual problem. So these are basically two tables. So this is the table for the final dual problem and this is the table for the final primal problem. तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं and this is the table which we got at the end of. So this was for the primal. फाइनल टेबल है ये प्राइमल प्रॉब्लम के लिए और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनल टेबल आएगा, फाइनल टेबल फॉर डुअल प्रॉब्लम. अगर आप जो मिनिमाइजेशन का ये क्वेश्चन गिवन है इसको आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड तो आपके पास जो लास्ट टेबल आएगा वो ये होगा जो कि ऊपर गिवन है और नीचे जो टेबल है ये मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम का है. सो वी कैन सी दैट इन बोथ केसेस आपके पास जो x1 और आपके पास जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वो 280 है और इसी तरह आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आई है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में भी जो z की वैल्यू है वो 280 है और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में आपके y1 इज इक्वल टू 3 बाई 5 एंड y2 इज इक्वल टू 4 बाई 5 पे वैल्यू आती है और प्राइमल यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये x1 इज इक्वल टू 20 और x2 इज इक्वल टू 30 पे ये वैल्यू आती है. So there are the observations from these two tables which will help us understand these solutions that are being shown on the screen. So the optimal values y1 is equal to 3 by 5 and y2 is equal to 4 by 5 are read from above table as the row zero coefficient for the slack variables s1 and s2. तो हमारे पास जो लास्ट टेबल आया है प्राइमल का उसकी जो स्लैक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे जो कि 6 by 10 और 24 by 30 हैं बेसिकली जो कि बराबर हैं 3 by 5 और 4 by 5 के, वो आपके जो डुअल सॉल्यूशन होगा उसके कोफिशिएंट्स के बराबर होंगे. तो आपके पास जो प्राइमल में स्लैक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है आखिरी टेबल में वो आपके डुअल सॉल्यूशन के जो वैल्यूज़ है y1 y2 की उसके बराबर होगी. सो दिस इज़ बेसिकली आल्सो 3 by 5 और this is equal to 4 by 5. So this is the first important observation कि जो optimal values हैं y1 और y2 वो हम maximization के टेबल से भी रीड कर सकते हैं as a coefficients of slack variables. So the optimal values x1 is equal to 20 and x2 is equal to 30 are read from above table as the negatives of the row zero coefficients for the surplus variables e1 and e2. तो आपके पास जो प्राइमल के अंदर यानी अगर आपके पास प्राइमल मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता और उसके डुअल आप मैक्सिमाइजेशन फाइंड कर रहे हैं तो जो आपके सरप्लस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं 20 और -20 और -30 इनको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो आपका डुअल प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमाइजेशन का है तो उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे जो कि 20 और 30 हैं. सो दैट्स वाई there is a relation between this 20 and this 30 and these two values. यानी अगर आपका प्राइमल मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और आपने उसको सॉल्व करके मैक्सिमाइजेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप सरप्लस वेरिएबल के जो नेगेटिव कोफिशिएंट्स हैं उनको आप -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो डुअल प्रॉब्लम है उसके
कॉरेस्पॉन्डिंग जो डुअल प्रॉब्लम के सोल्यूशन है जो मैक्सिमाइजेशन का होगा वो आ जाएंगे. सो नंबर 3 इज दैट दीज वैल्यूज कैन बी रेड अल्टरनेटिवली अंडर द रिस्पेक्टिव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एज द पोर्शन टर्म ऑफ द रो ज़ीरो कोएफिशिएंट नॉट इन्वॉल्विंग m. यानी वो पोर्शन रो ज़ीरो कोएफिशिएंट का जिसमें m नहीं है उससे भी आप इसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. यानी यहाँ पे भी देखा जाए तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट 20 है अगर m वाली टर्म को निकाल दिया जाए, और यहाँ पे भी जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट है a2 का ये 30 है. तो यहाँ से भी आप जो इसका डुअल है उसके सॉल्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं. तो बेसिकली आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम का जो फाइनल टेबल आएगा उससे आप उसके डुअल के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. और इसी तरह अगर आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का हो तो उसके भी सॉल्यूशन से आप उसके डुअल के सॉल्यूशन जो कि मिनिमाइजेशन का है उसको भी फाइंड कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ बेसिकली ऑल दीज आर रिलेटेड. सो प्राइमल डुअल properties. So there is number 1 property: if feasible solution exists for both the primal and dual problems, then both problems have an optimal solution for which the objective function values are equal. अगर आपके पास दोनों जो प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम है उनके feasible solution exist करते हैं तो आपके पास मस्ट वैल्यूज़ आएंगी, ऐसा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम होगी. तो इसके अलावा जो रिलेशन है, a peripheral relationship is that if one problem has an unbounded solution, its dual has no feasible solution. तो इसके अलावा जो रिलेशनशिप है, अगर एक में आप एक प्रॉब्लम में जो प्राइमल है उसमें अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो उसका जो डुअल होगा उसका नो फीजिबल सोल्यूशन होगा. तो इसी तरह अगर प्राइमल का नो फीजिबल सोल्यूशन है तो उसके डुअल का अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा. सो द प्राइमल डुअल प्रॉपर्टी 2: the optimal values for decision variables in one problem are read from row 0 of the optimal tabuli for the other problem. तो बेसिकली जो हमने नोट किया वो ये है कि अगर आपके पास किसी एक प्रॉब्लम आपके उसका फाइनल टेबलॉय आ गया है तो उसकी मदद से उसकी रो 0 से आप उसका जो डुअल है उसके भी सॉल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं. यानी यहाँ पे उसकी वैल्यू ऑप्टिमल आएगी, उसको आप फाइंड कर सकते हैं. सो दिस वाज द प्रॉपर्टी 2. So this was basically today's lecture. So if we review, हमने start किया what is dual problem, उसके बाद हमने formulation of the dual problem पढ़ी, उसके बाद हमने primal और dual जो solutions हैं उनको study किया, उसके बाद उनकी properties की को study किया, और दरमियान में हमने examples भी की कि किसी primal से dual किस तरह से बनाया जाता है and vice versa. So overall we can say that now we have finished chapter number 11. So in the next lecture we will start chapter number 12, which is about the transportation model. उसके बाद हम general form and assumptions of transportation model पढ़ेंगे, और आखिर में हम solutions to transportation model start करेंगे, which will be the last part of the next lecture. उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने डुअल प्रॉब्लम और उससे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि किस तरह एक तरह का प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो उस अपने डुअल के सॉल्यूशन को भी डिटरमिन करता है, वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपने सीखा होगा. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.